हेलो एवरीवन, कैसे है सारे बच्चा पार्टी। लीजिए आज एक बार फिर आप और मैं आ गए हैं एक साथ इसी चैनल पर देखने के लिए एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत जो कि है क्लास 12। तो हाँ, आप सभी की क्लास 12 अब चालू हो चुकी है एंड यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स विद डिटेल्ड सब कुछ पढ़ाया जाएगा विद बोर्ड, करेक्ट। तो जहाँ तक है अपन लोग बात कर लेते हैं कि अपन लोग कैसे क्या सिलेबस करने वाले हैं, है ना, और क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको क्या क्या करना है, करेक्ट। तो जहाँ तक मैं मान सकता हूँ कि अपन लोग नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई भी अपने पास लोड नहीं है कि लाइक 2 या 3 लेक्चर्स में सारी चीज़ें फिनिश करनी है ना। तो हम सारी चीज़ों को पढ़ाते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, कोई भी चीज़ अब मिस नहीं करनी है, बोर्ड लेवल तक का सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरी एक बात और, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 पार्ट इन द सेंस आप मान लीजिए कि पहला पार्ट तो ये कि सारी चीज़ें जो भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या डीप में हमें नॉलेज चाहिए उसकी, तो उसके बेसिस पे हम उतना डीप उसको पढ़ेंगे। एंड दूसरी चीज़, अगर कोई टॉपिक शॉर्ट है या उसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हम लोग, तो उसके लिए बहुत फास्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन सिलेबस सारा कंप्लीटेड होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए नॉर्मली हम चैप्टर्स करते चलेंगे, इवन कोई भी लेक्चर्स लाइक 4 या 5 हो सकते हैं। एंड आफ्टर दोज लेक्चर्स हम 2 चीज़ें ज़रूर करने वाले हैं, ये आपको पूरी पढ़ लेगी टीम, इवन केमिस्ट्री, मैथ, सारी चीज़ों में कराई जाएगी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज सारी कराई जाएगी, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कराया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वैसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो नहीं बन सकते बच्चों से, या ज़्यादा दिक्कत फंसती है, वहाँ पर हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे हो पाए या हो क्या पाए, बच्चों ले ही लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो। अगर आपको सच में बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए क्लास 12 में, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। और क्लास 12 कोई हुआ नहीं है ना। जैसे नॉर्मल क्लासेस हुई हैं आपकी अभी से, बचपन से लेकर अभी तक, इवन 11th क्लास जैसे हुई है, वैसे ही आपकी 12th क्लास भी है। बट इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, बोर्ड। तो उस बोर्ड के चलते लोग बोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लाइफ में और कुछ दिखता नहीं है बोर्ड के अलावा, है ना। तो पढ़ते रहते हैं फिर बोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बोरियत ना बनाती हुए, जैसे नॉर्मली हमने किया, स्टार्टिंग से चालू करते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बीच में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट, और हम भी फ्री और आप भी फ्री, ठीक है। तो इस जर्नी में अगर आप मेरे साथ हैं और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं कि किस टाइप से हम लेक्चर्स करने वाले हैं, प्लस उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्लस उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा। एंड इसी के बीच में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी लाइव सेशन लिया करूँगा मैं, उसमें आपको सॉल्व कराया करेंगे, करेक्ट, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, तो हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले थम्स अप कर देना सब लोग, जिससे मुझे एक साइन मिल जाएगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि हम किस टाइप से कैसे फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलो, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये क्लास 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट। कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें पता लग जाएगा। और आपको मेरा नाम ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है, मेरा नाम है अभिनव मौर्य और मैं इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चलो, बिना किसी देरी किए अपन चालू कर देते हैं। तो बच्चों, बात कुछ ऐसी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की, है ना। और ये ब्रांच क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करती है, लाइक बहुत सारे पोर्शंस को कवर करती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो टर्म 1 पूरा का पूरा ये कवर करती है, ठीक है। इस पार्ट को, इस ब्रांच को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला तो मेरा आएगा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और सुनो बच्चों, अभी कोई अपने पास झोल नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेबस भगाना नहीं है। आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी रहेगी और यहाँ पर आप बेसिक फील्स लोगे, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन चिल करके बड़े मस्ती से पढ़ते चलेंगे, सारी चीज़ें समझते चलेंगे, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं स्पीड कैचअप कर लूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा ध्यान बोर्ड पर, ठीक है। इस पूरी ब्रांच को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स ही ऐसा करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बताना, तो बताया जा रहा है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? रुका हुआ चार्ज, है ना। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? स्टेशनरी चार्ज। बोलो दिक्कत कोई? स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। एंड डायनामिक का बच्चों मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज है लेकिन डायनामिक है, चलता हुआ, दैट मीन्स मूविंग चार्ज। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। इसको आप वहां से कंपेयर कर लीजिए,
कहाँ से? जब मैंने अगर फ्लूइड पढ़ाया था, अगर आपको याद हो क्लास 11 का, फ्लूइड में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड, चलता नहीं है, और एक है चलता हुआ फ्लूइड, उसको डायनेमिक्स में आ जाते थे, फ्लूइड डायनेमिक्स, ऐसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ये अकेला ही आपके 2 चैप्टर्स को कवर करता है। कितने चैप्टर्स को बच्चों? एक तो चैप्टर 1 और एक है आपका चैप्टर 2। ठीक है, पहला चैप्टर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका स्टार्ट कर चुके हैं, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना। और दूसरा चैप्टर जो इसका कवर करता है वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वैसे कहने को बच्चों कैपेसिटेंस बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और इसको अलग से ही पढ़ाया जाता है, बट इसको हमारे सीबीएसई में जो एनसीईआरटी की बुक है उसको इसी चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, देन इसके बाद ये हो गया हमारी 2 चैप्टर जिसमें हमें रुके हुए चार्ज की बात करनी है, जो चार्ज हमारा स्टेशनरी है। एंड उसके बाद जो वाले जो चैप्टर्स आ जाते हैं उसमें हमारा चार्ज चलने लग जाता है। चार्ज मूव करते ही हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है, जो कि कौन सा है? चार्ज के चलने से करंट बनता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन इसके बाद 4th चैप्टर भी आता है ना, चैप्टर 4, जो कौन सा है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बोलो ये चीज पता है? ठीक है, एंड इसके बाद अगला चैप्टर और है एक और, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, ये भी मूविंग चार्ज की वजह से आता है। देन उसके बाद हमारा ईएमआई आ जाएगा, और उसके बाद एट लास्ट एसी। तो ये सारी कहानी होती है जब चार्ज चलने लग जाए, और ये सारी कहानी होती है जब चार्ज रुका हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं मुसीबत की जड़ तो चार्ज है ना भैया। इस चार्ज की वजह से, इसी की वजह से तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, नहीं तो हमें तो टर्म 1 का कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, है ना। तो भाई इसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है कि चार्ज तू है क्या भाई, है ना, तो किस खेत की मूली है, इसको जानते हैं। आओ। तो हुआ यूं कि इसको जानने के लिए सबसे पहले मेरे को आपको एटम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप जान लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, पूरा जो यूनिवर्स है, कोई भी मैटर है, मटेरियल है, वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जैसे मैटर के लिए लिखूं तो क्या लिखूं? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यही बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बोलो सही बात है? बिल्कुल। तो हम आओ एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें क्या क्या होता है। एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। ठीक है, और उसके अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा है? उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ पे, है ना। ये रहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, इस पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन मेरा ये है, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नेमिंग करूँ तो ये क्या है मेरा? न्यूक्लियस। भाई एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं बच्चों, हमारा जो मैटर है या कोई मटेरियल है, सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं, करेक्ट। और एटम किससे बना हुआ है? कोई पूछे एटम किससे बना हुआ है तो क्या बोलोगे? एटम चार्ज से बना हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज किससे बना हुआ है तो आप कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे। इसका मतलब चार्ज जो है मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख दूं, अगर चार्ज के बारे में बात करूं मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वो प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो सबसे छोटी होती है।
इसके बाद कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसके बाद कोई और छोटी चीज़ है ही नहीं है ना, इसके बाद और कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, चार्ज क्या चीज़ है, मैटर है, जिससे क्या बना हुआ है, एटम्स को मिला के मैटर बना हुआ है, और एटम्स में भी क्या है, चार्जेस हैं, क्या उससे कोई छोटी चीज़ है, नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लगी कि चार्ज क्या चीज़ है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना। तो एटम के अंदर जो चार्जेस हैं वो है एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है और एक है प्रोटॉन। बच्चों, जो सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। सबसे छोटा चार्ज जो पाया गया वो कौन सा पाया गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉलेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल इज 1 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है। एक एटम के अंदर क्या हो सकता है, चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना। वैसे कहने को ये एटम तो पूरा एक न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसमें, किसी भी एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये एटम तो न्यूट्रल है ना, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, और सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और इससे पहले ही मैं एक चीज़ यहाँ लिखना चाहता हूँ, जानबूझ के यहाँ पे एरो करके लिखूंगा बच्चों, जिससे आपको याद रहे, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिखूँ इंडिपेंडेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल इज 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोला इंडिपेंडेंट, बच्चों इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पाया गया है, उसको हम शायद क्वार्क बोलते हैं, एंड उसकी वैल्यू शायद इलेक्ट्रॉन के समथिंग रेशो में होती है, लाइक E/4 या E/5 या E/3 होती है, मे बी 2E/3 होती होगी, मेरे को याद नहीं है, लेकिन उससे भी छोटा चार्ज पार्टिकल पाया गया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था। कहीं ना कहीं जैसे प्रोटॉन को देखा जाए, एक न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजीली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको तोड़ना आसान होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, है ना। तो उस टाइप का वो चार्ज पाया गया, तो उसको हमने एज अ इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं काउंट किया। तो सबसे छोटा चार्ज जो हमें मिला वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। और इसी चार्ज को हमने आगे बोल दिया, क्या बोल दिया, फंडामेंटल चार्ज। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल चार्ज। इसको क्या बोल देते हैं हम, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई सबको कि कैसी क्या स्टोरी थी, चार्ज क्या होता है, और चार्ज में भी सबसे छोटा चार्ज क्या होता है वो सब पता लगा, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चार्ज की इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं इसको बुक की डेफिनेशन से बताऊं तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। चलो, बुक की डेफिनेशन बोलती है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका कहने का मतलब है, चार्ज जो भी है किसी भी बॉडी पे, वो कैसे पाया जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल। अच्छा चलो, इससे पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पर चार्ज जो होता है उसका सिंबल क्या होता है ना, बेसिक चीज। सिंबल जो होता है वो चार्ज का, वो क्या होता है, सिंबल ऑफ चार्ज वो होगा मेरा, या तो आप Q से डिनोट कर दो या स्मॉल q से डिनोट कर दो, है ना। और इसकी अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, वो होती है बच्चों कूलम। ठीक है, और जब हम किसी भी चार्ज के बगल से उसकी यूनिट लिखते हैं तो इसमें लगाएंगे हम C। ठीक है, इतनी चीज पता लगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो डेफिनेशन हमको बोलती है वो ये बोलती है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब हमें पता है हमारा फंडामेंटल चार्ज क्या है बच्चों, फंडामेंटल चार्ज है मेरा इलेक्ट्रॉन, जो कि ये एक है ना। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है, जो भी मेरा बॉडी के ऊपर चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। दैट मीन्स प्लस माइनस NE के बराबर होगा मेरा चार्ज Q। ये मेरे को ये डेफिनेशन बोलती है। चलो इसको समझते हैं अपन इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। क्या उससे छोटा चार्ज पार्टिकल कोई है, नहीं है। तो ये चीज़ क्वांटाइज्ड है कि नहीं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने आइसक्रीम मांगी, ठीक है, तो आप बोलते हो कि भैया आइसक्रीम दे दो,
है ना। तो वो आइसक्रीम दोगे, मानो आपने चोकोबार मांगी तो वो आपको एक चोकोबार निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप उससे बोलोगे भैया आधी चोकोबार दे दीजिए, तो क्या वो आपको देगा? नहीं देगा। समथिंग इज क्वांटाइज्ड यार, वो एक चोकोबार के अलावा उसको आधा नहीं दे सकता। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एक छोटी क्वांटिटी हो गई, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही है, उसको भी क्या तोड़ोगे? आप मार्केट में जाओगे या यहीं पूछोगे, किसी भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके पास कोई चार्ज है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसके पास चार्ज है, ठीक है, तो कितना चार्ज हो सकता है उसके पास? समथिंग इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, क्योंकि सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन ही है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप आइसक्रीम मांग सकते हो, है ना। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक डिब्बा लेके जाऊं और भैया से बोलूं भैया इस डिब्बे में आइसक्रीम रख दो, ठीक है, और उस डिब्बे में मान लो जितनी भी आइसक्रीम आ सकती है वो रख देगा, ठीक है, मान लो 20 आ सकती हैं, 30 आ सकती हैं, जितनी भी आ सकती हैं रख देगा। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या वो ऐसे तो नहीं रखेगा ना? मान लीजिए उसने 20 चोकोबार उस बॉक्स में रख दी और वो क्या करे, अब आधी चोकोबार और रख दे, क्योंकि बॉक्स में जगह थी, तो आपसे बोलेगा लीजिए भैया 20.5 आइसक्रीम ले लीजिए। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। आइसक्रीम या तो वो 20 ही रखेगा या 21 ही रखेगा, कोई आइसक्रीम का हाफ होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ना हाफ हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, उससे छोटा नहीं है। 0.5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो समथिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल की तरह अगर बताऊं मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? डैश 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 NE इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये कि इंटीग्रल क्यों बोला है? क्योंकि सबसे छोटी क्वांटिटी ही इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी बॉडी पे कोई बोलता है, किसी बॉडी पे कोई बोलता है इस बॉडी पे 0.25 या 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, उस पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है। यहाँ पर ये क्या है? चार्ज, ये बॉडी का चार्ज है, चार्ज ऑफ बॉडी, है ना। और n क्या है मेरा? इंटीग्रल नंबर, दैट इज पॉइंट का कोई भी नंबर नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 -3 हो सकते हैं, समझ गए। और E क्या है मेरा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? चलो अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव का होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और नेगेटिव का भी लगा दो। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, जो कि पॉजिटिव होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम बराबर चार्जेस होते हैं, बस एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, ठीक है। क्वांटाइजेशन का समझ आया? अरे भैया किसी दुकान पे जाके मांग मत लेना कि भैया आधी आइसक्रीम दे दो, आधी चोकोबार दे दो। वो आइसक्रीम नहीं देगा आपको, पता है क्या करेगा? पहले तो अंदर लाएगा दुकान के, फिर दुकान का शटर डाउन करेगा, कूटेगा दम से तुमको, ठीक है। कूटने के बाद जो पैसे लाए हो वो भी छुड़ा लेगा और लात मार के निकाल देगा, ठीक है। तो मत करना है ऐसा, समझ आया? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज़ नहीं हो सकती। कंपेयर दैट आइसक्रीम टू एन इलेक्ट्रॉन, राइट। आप इलेक्ट्रॉन से आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन नहीं मांग सकते यार। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। सेम थिंग एज एन आइसक्रीम यार, चोकोबार से ज़्यादा छोटी चीज़ आप क्या मांगोगे? छोटी नहीं, लेकिन समथिंग इज क्वांटाइज्ड, राइट। चोकोबार आधी नहीं बिकती है मार्केट में, पूरी ही लेनी पड़ती है ना। और किसी डब्बे में भी आप मांगोगे, कुछ नहीं मांगोगे तो कितनी मांगोगे? 100, 20, 30, 40, आधा चोकोबार तो नहीं मांगोगे ना। तो वही चीज़ है, किसी बॉडी पे भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लीजिए, अब हम पूछेंगे कैसे, मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि एक बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज किसी बॉडी पर है, हमसे बोला गया है बस, ठीक है। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है उस बॉडी पर? उसको निकालेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे? वो हम पता कर सकते हैं। कैसे यार? अगर ये चार्ज बॉडी पर है, ठीक है, अगर ये चार्ज बॉडी पर है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होगा। या तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा, -10 इलेक्ट्रॉन होगा, -20 इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के समथिंग ही होगा, क्योंकि चार्ज सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही है। उसको पता करने के लिए हमने क्या बोला कि समथिंग कुछ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ से क्या लिखोगे 3.2 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू आ रही है 2,
तो यस, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज इस चार्ज का है Q का। फील आया? फील आया कि नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था भैया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल भाषा में यही चीज़ बोलता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई अलग चीज़ नहीं बोलता, ठीक। और स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्यों मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ना आए आपको, ठीक। चलो अब अपना अगला पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है। अरे मैंने आपको क्या बताया था, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज क्या है, प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या मैंने ये चीज़ बताई थी आपको? बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी। तो बच्चों चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल पर है, इसको भी हम इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ड्राइविंग फोर्स और एनी अदर टाइप ऑफ थिंग। किसी से भी करें वो बात की बात है, बट यस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफरेबल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है शायद, यस, एसोसिएटेड विथ मास। बच्चों अगर चार्ज है तो मास है, और मास है तो चार्ज है, दोनों साथ में ही रहेंगे, भाई भाई हैं। मास एंड चार्ज विल ऑलवेज कम टुगेदर। इसका प्रूफ भी देंगे अभी आपको। कोई आपसे बोले एक बॉडी पे इतना मास है तो उस पर चार्ज नहीं है क्या? बिल्कुल होगा, 200% होगा। और कोई बोले इतना चार्ज है क्या इस पे मास है? हमेशा होगा बच्चों। अगर मैं मास की ही बात करूं तो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन बताया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या बोलूं, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और वही मैं प्रोटॉन की ही बात कर लूं बच्चों, तो प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है मास? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ये एक प्रोटॉन के ऊपर मास होता है। तो दुनिया का जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल के उसके पास भी मास है। तो चार्ज है तो मास है। और क्या मास है तो चार्ज होगा? कोई बॉडी है 20 किलो की, चार्ज होगा? सॉरी, बिल्कुल होगा। यार मैंने क्या बताया था आपको, ये एटम है, ये क्या बनाया हुआ है? ये एटम है ना। और एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चीज़ बताई थी। तो ये तो न्यूट्रल होता है ना, एटम इज न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल। जब तक चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं, तो एटम इज न्यूट्रल, है ना। तो किसी बॉडी के पास मास है, दैट डजंट मीन उस बॉडी के पास चार्जेस नहीं है। उसके पास प्लस के चार्जेस भी है, माइनस के चार्जेस भी है, बट वो न्यूट्रल है, इसलिए आपको शो नहीं हो रहे हैं। बोलो समझ आया एसोसिएटेड विथ मास कैसे है? पक्का? और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पक्का बच्चों, ठीक है। 3 स्टार मैंने कर दिया। एक प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं आपको यहां पर, चार्ज इज स्केलर। यस बच्चों, चार्ज स्केलर है। चार्ज कैसा है मेरा? स्केलर है। इसको भी आउट पॉइंट बना लीजिए, चार्ज मेरा स्केलर है। चार्ज को आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज की कोई डायरेक्शन कोई चीज़ नहीं होती, एक नॉर्मल सी चीज़ है। चार्ज को कहीं रख दोगे तो भाई उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसको भी याद रखेंगे अपन, ठीक है। चलो इतनी चीज़ जानने के बाद अब आ गया हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन हमसे क्या बोलती है? सॉरी, डेफिनेशन हमसे बोलती है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। भाई कोई नई बात नहीं है। चार्ज खुद में इतनी छोटी प्रॉपर्टी है, खुद एक इतनी इंट्रिंसिक बोल सकते हैं उसको, बहुत छोटी प्रॉपर्टी है कि भाई उसको क्या ही आप तोड़ोगे और क्या ही आप बनाओगे, लेकिन यस उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ अलाउड है, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हर बुक में दी रहती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक डेफिनेशन और लिखते हैं और इसको समझते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं और इसकी हम क्या मदद ले सकते हैं। चलो एक डेफिनेशन और लिखते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, और कंजर्व भी लिख दो इसको। डेफिनेशन समझो, मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझो, ये जो लाइन लिखी है इस लाइन का मतलब समझो। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, कोई एक सिस्टम है हमारे पास, मैं सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक सिस्टम, मान लो ये रूम है और ये रूम आइसोलेटेड है, ठीक है, और इस रूम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो इस रूम के अंदर ही है, तो उस रूम के अंदर जो चार्जेस हैं उनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या, समेशन, समझे। उस रूम के अंदर मान लो टोटल चार्ज जो है, मान लो उसमें टोटल चार्ज 10 है ना, 10 कूलम उसमें टोटल चार्ज है, तो वो हमेशा के लिए ही कंजर्व रहेगा, उस आइसोलेटेड सिस्टम के चार्जेस कहीं भी इधर से उधर नहीं होंगे। इसको एक तरीके से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये रहा मेरे पास एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर ये मेरे क्या है, बॉक्स मान लीजिए, इसको बोल दीजिए मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ना बाहर की चीज़ अंदर आ सकती है ना अंदर की चीज़ बाहर जा सकती है, इसलिए चार्ज भी कहीं नहीं जाएगा, चार्ज भी अंदर ही रहेगा। इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 चार्ज, इस चार्ज की वैल्यू है +1 कूलम, इसकी है +2 कूलम, इसकी है +3 कूलम, और इसकी है +4 कूलम, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसमें एक लात मार दिया, इस बॉक्स में क्या कर दिया, इस बॉक्स में एक लात मार दी, और लात मार दी तो बॉक्स घूमता 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 इधर उधर होता गया, और फिर उसको मैंने फिर उठा लिया, तो कहीं ना कहीं से चार्जेस आपस में टकराए, कुछ भी हुआ, और फाइनली मैंने क्या देखा कि भाई ये जो पहला वाला चार्ज था इसका चार्ज चेंज हो गया। कितना चार्ज चेंज हो गया, ये +3 कूलम का बन गया, अगला वाला -2 कूलम का बन गया, उसके बाद वाला +4 कूलम का बन गया मान लो, और आखिरी वाले चार्ज की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमसे क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो पहले टोटल चार्ज था बाद भी वही रहेगा। इसका टोटल चार्ज कितना था, इसमें टोटल चार्ज बताइए, 1 + 2 3 3 3 + 3 6 6 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 कूलम, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है। यही टोटल चार्ज इसका अभी भी रहेगा, कोई चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे। तो इसमें टोटल चार्ज मुझे इसका पता नहीं है, इसको मान लो Q, हमें नहीं पता क्या है, टोटल करो, 3 कूलम -3 -2 +4, और एक का मुझे पता ही नहीं है, और ये किसकी इक्वल होगा, जो पहले टोटल था, दैट इज 10 प्लस का, करो इसको, कितना हो रहा है, 1 + 4 + Q इज इक्वल्स टू 10, 5 जाएगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस का 5 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5 कूलम, इस Q को हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ +5, ठीक है, ये देखो +5, करो ज़रा टोटल, इसका टोटल करो कितना है, 2 + 3 4 4 6 10, और इसका कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, 3 - 2 1 1 + 4 5 5 + 5 10, क्या चार्ज कंजर्व है, बिल्कुल। समझ आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कोई भी कैसी भी दिक्कत है ना, अपन केवल चार्ज को समझते जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन समझा है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो समझ लिया हमने। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या आता है भाई, कंडक्टर्स। सुनो, कंडक्टर समझने से पहले एक लाइन सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों, मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वो किससे बना है, आप बोलोगे सर एटम्स, बिल्कुल सही, और एटम्स किससे बने हैं सर, चार्जेस से बने हैं, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, मैं चार्जेस के बेसिस में मटेरियल्स को 2 टाइप से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मटेरियल्स, देखो इसको अलग से लिख देते हैं क्योंकि उसी में घुस जाएगी ये लाइन, ठीक है कोई बात नहीं। मटेरियल्स कैन बी डिफाइंड एज, 2 पार्ट में, पहला पार्ट है मेरा कंडक्टर्स, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, और इसका दूसरा पार्ट आने वाला है बच्चों इंसुलेटर, ठीक है।
चार्जेस के बेसिस पे हमने मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। ठीक, ये तो यहाँ तक की कहानी थी। अब हम देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। बच्चों, कंडक्टर वो होता है जहाँ पर चार्ज मूव कर सकता है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जो चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा in which charges can move from one place to another, one place to other place with the help of, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, with the help of any driving force। अब any driving force का मतलब ये नहीं कुछ भी लगा दो, मतलब ड्राइविंग फोर्स का मतलब समझ गए ना आप, यहाँ से वहाँ तक ड्राइव करने के लिए। या चलो इस चीज़ को हटा ही देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी कंडक्टर्स की डेफिनेशन। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कंडक्टर जो होता है ना, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है यार, अगर एटम के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक्चुअल में वो फ्री है, रिवॉल्व कर पा रहा है तो फ्री है। वो एक जगह बंधा हुआ नहीं रखा हुआ है, प्रोटॉन की तरह बंधा हुआ नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट। तो मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी इधर उधर मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग फोर्स। अब वो ड्राइविंग फोर्स कुछ भी हो सकती है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको बहुत अच्छा। अभी सुनिए, दूसरा मटेरियल जो आएगा मेरा वो कौन सा आएगा बच्चों? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? अब इंसुलेटर इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेस आर नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? मटेरियल इन विच movement of charges is not allowed, but it can be transferred by doing external work। मीनिंग समझो ध्यान से, देखो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस नहीं होते, ये मानिए इसमें कोई फ्री चार्जेस नहीं होते हैं और ये सारे के सारे चार्जेस बंधे होते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसको थोड़ी सी भी ड्राइविंग फोर्स दोगे नहीं चलेंगे, इसमें आपको अलग से वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार है और कार के अंदर जो पेट्रोल है या डीजल है, जो भी मान लीजिए, वो आपके एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एज अ चार्ज है। ठीक है, तो जब आपके पास चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस हैं अगर, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे? हल्का सा भी अगर आप एक्सेलरेटर दोगे तो आपकी गाड़ी चल देगी। करेक्ट, हल्का सा ही आपको ड्राइविंग, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया नॉर्मली। ऐसा नहीं है कार चला रहे हो तो ड्राइविंग फोर्स बोल रहा हूँ, नहीं, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो फोर्स लग जाए उसको ड्राइविंग फोर्स बोल दो, है ना। हल्का सा मैं धक्का दिया, कोई गाड़ी चल जाए तो भाई ये भी मेरी ड्राइविंग फोर्स हुई, समझ आया? ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस पर थोड़ा सा एक्सेलरेटर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेट्रोल मेरी गाड़ी चल दी। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, पेट्रोल को तो मैंने ऐसा बोल दिया था कि वो फ्री चार्जेस हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर पेट्रोल ही ना हो, मतलब कार में पेट्रोल नहीं है, मतलब कार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो मतलब मूवमेंट ही नहीं हो सकता चार्ज का। तो आप कितना भी ड्राइविंग फोर्स एक्सेलरेट करते रहना कार को, कार नहीं चलेगी। आपको क्या बुलाना पड़ेगा? क्रेन बुलानी पड़ेगी, और वो क्रेन उठा के ही उस कार को उस रोड से साइड में करेगी। और अगर वो धक्का भी मारती है उस कार को क्रेन, तो जब तक धक्का मारेगी तब तक ही वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, है ना। या फिर उसको उठा के एक जगह पर रख दे, है ना। सो दिस इज समथिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन, दैट इज एक्सटर्नल वर्क डन, जो तुम उस चीज़ पे कर रहे हो उसको चलाने के लिए। उस टाइप से आप इंसुलेटर में भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? इंडक्टर और इंसुलेटर क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद आ जाता है चार्जिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से,
चार्जिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड चार्जिंग। आप किसी ना किसी तरीके से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा दीजिए, उसको चार्जिंग बोलते हैं, है ना। तो इसके क्या बोल दूं मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। बोलो सही है, क्लियर हुआ? चलो, तो अपन कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। क्यों देखने वाले हैं भाई? चार्जिंग तो पता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होना, लेकिन चार्ज को तुम कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। तो इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आ गया है बच्चों वाई कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के मतलब से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। कंडक्शन के मतलब से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडीज़ की बात होने वाली है। ठीक है, इस मेथड में देखिए हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप समझ में आता है आपको क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी या नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, आपको ये समझ आता है? चलो समझा देते हैं। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लूँगा, आप उसको समझिए। ठीक है, अपन बोल नहीं देते हैं यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आप इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात। मान लीजिए बच्चों आपके पास 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज़ में। 2 बॉक्सेस है मान लीजिए हमारे पास। ठीक है, इस बॉक्स में भी 50 आइसक्रीम है, आइसक्रीम आई मतलब आइसक्रीम, प्लस 50 स्पून्स हैं। अब आइसक्रीम कौन सी है इस बॉक्स के अंदर? ये बॉक्स है मेरा ए, ये बॉक्स है बी। इसके अंदर जो आइसक्रीम है बच्चों वो है डिब्बी वाली खाने वाली। सर बहुत आइसक्रीम कर रहे हो आप, है ना। यार मेरे को भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन ठीक है जो चल रहा है चलने देते हैं, इसी से मन भर लेंगे। ठीक है, चलो। तो ए और बी मेरे पास 2 बॉडी हैं या 2 मेरे पास सिस्टम है, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है? 50 आइसक्रीम है और 50 स्पून है, और आइसक्रीम कौन सी है? डिब्बी से खाने वाली। ठीक है, और ये बी वाला जो पार्ट है उसमें भी मेरे पास क्या है? 50 आइसक्रीम और 50 मेरे पास स्पून्स हैं। मैं आपको इसको क्यों समझा रहा हूँ आप समझिए मेरी बात। आपको एक्चुअली में अभी तो यही नॉलेज है ना कि एक एटम होता है, उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यही बात करते हैं हम लोग, के नहीं करते? बिल्कुल। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो एटम को तभी तो मैं न्यूट्रल बोलता हूँ। मैं न्यूट्रल के नहीं बोलता? बिल्कुल बोलता हूँ। यहां पर मैंने वही काम किया है बच्चों। आइसक्रीम को एज अ मैंने क्या देखा है? नेगेटिव चार्ज, एंड मैंने स्पून को एज अ पॉजिटिव चार्ज देखा है। तो यहां पर लिख दूं आइसक्रीम को मैं क्या बोल रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज, और स्पून को मैं बोल रहा हूं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? अब मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ पे क्या किया। अभी तो बच्चों ये दोनों न्यूट्रल है, क्योंकि भाई इसके पास ही 50 आइसक्रीम है, 50 स्पून है, कोई दिक्कत, आराम से एक स्पून से एक आइसक्रीम खिल जाएगी। सेम इसके पास, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने कैसे ना कैसे यहाँ पर एक चीज़ करा दी, यहाँ से यहाँ मैंने 25 आइसक्रीम शिफ्ट कर दी। ठीक है, अगर इसको मैंने शिफ्टिंग कर दी तो इसके बाद प्रोसेस में क्या चेंजेस आएंगे बताएगा कोई? कि भाई यहाँ पर बचेगी 25 आइसक्रीम, लेकिन चम्मच अभी भी बचेंगी कितनी? 50। और इस बॉक्स में क्या हो जाएगा बच्चों? इस बॉक्स में 25 आइसक्रीम और ऐड हो जाएंगी, 75 आइसक्रीम हो गई, प्लस चम्मच अभी भी 50 है। ठीक है, अब सुनना, ट्रांसफर किस चीज का हुआ? ट्रांसफर हुआ है मेरी आइसक्रीम का, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। सॉरी, यहां पर इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, क्योंकि उसका एक कंक्लूजन है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, आइसक्रीम को नेगेटिव चार्ज मान लो, इसको पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं।
यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मतलब आइसक्रीम का ट्रांसफर हुआ है, दैट इज नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हुआ। नेगेटिव चार्ज का यानी आइसक्रीम का यहाँ ट्रांसफर होने की वजह से हुआ क्या, जो इसमें चम्मच थी, चम्मच तो उतनी रही, आइसक्रीम बढ़ गई, आइसक्रीम बढ़ गई। इसमें कितनी एक्स्ट्रा आइसक्रीम आ गई, एक्स्ट्रा 25 आइसक्रीम आ गई। लेकिन यहां पे कुछ एडिशन नहीं हुआ है, यहां पर कोई एडिशन नहीं हुआ है। यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है, यहां से तो आइसक्रीम निकल गई, तो यहां पर 25 आइसक्रीम बची। अब तो आप यहां पे 25 आइसक्रीम जो बची हैं आपके पास, उसको खाने के लिए आपको कितनी चम्मचों की जरूरत है, 25 की। तो इसमें 25 अब एक्स्ट्रा क्या बच गया, इसमें 25 एक्स्ट्रा बच गई स्पून, और इसी एक्स्ट्रा चीज को बचे हुए को हम चार्ज बोल देते हैं। अगर मैं इसको बोलूंगा तो इस सिस्टम ए को मैं क्या बोल दूंगा, एक्स्ट्रा 25 आइसक्रीम है इसके पास, और इसको बोल दूंगा इसमें एक्स्ट्रा 25 स्पून है, इसमें एक्स्ट्रा 25 आइसक्रीम है। आइसक्रीम को मैंने क्या बोला, नेगेटिव, और इसको क्या बोला, पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको मैं बोल सकता हूं आपके सामने कि भाई ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज है और ये मेरी नेगेटिवली चार्ज है। बोलो फीलिंग आया। दो एटम्स हैं, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। इसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ आ गया आपको, है ना। तो अगर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो उसकी वजह से प्रोटॉन में बढ़ोतरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से वो ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट हो गए हैं। बोलो समझ आई चीज, पक्का। चलो तो अपन आ जाते हैं अब कंडक्शन में। तो कंडक्शन में एक्चुअली में हम करते क्या है बच्चों, दो बॉडीज ले लेते हैं। एक बॉडी यहाँ पर ली ए, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप कभी इस चीज़ को नहीं बोलोगे फिर, ठीक है। चलो क्या होता है ना, बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कैसे, कोई ये बोलता है ना कि ये दो बॉडीज़ हैं, इसके ऊपर एक, इसकी दोनों न्यूट्रल हैं अभी, ठीक है। यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, है ना, तो ये बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये बॉडी हो गई मेरी नेगेटिवली चार्ज। यही बोलते हो यार, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई तो मैं मानता हूँ, इसको आप फिर पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोल देते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हो। तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको नेगेटिवली इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऑलरेडी जो न्यूट्रल था एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेकिन यहाँ बेचारे के पास जो ऑलरेडी न्यूट्रल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बेचारा जो एक पॉजिटिव चार्ज बचा वो कहाँ गया, वो तो एक्स्ट्रा बच गया ना। अब बाकी सब तो पेयर में बैठे ही हैं। समझ आई चीज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई क्योंकि अकेला पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे बचा था, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग समझाने का आपको, ठीक। चलो अब आ जाते हैं अपन कंडक्शन पे, ठीक है, कि भाई कंडक्शन हम चार्ज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, ये बॉडी है ए, इस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, बस ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक बॉडी है बच्चों मेरे पास ये बी, ठीक है, और बी बॉडी पे क्या है, चार्जेस फैले हुए, ये रहे। मान लीजिए बी बॉडी मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर आपको अब फील आएगा तो बहुत अच्छे से फील आएगा, मैं आपसे पूछने वाला हूं इसके बाद, सुनिए। इसके बाद क्या किया, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों बॉडी को टच कर देंगे। तो ये रही ए और इससे मैंने टच करा दिया बी को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बी का पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसका चार्ज इस पर भी आ जाएगा। तो कुछ चार्ज इस पे ऐसे फॉल किया, दोनों सरफेसेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक्चुअली में पता है बच्चों हुआ क्या होगा, उस चीज को समझिए। एक्चुअली में हुआ ये है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत था और ये बेचारा न्यूट्रल बैठा था, इसको मतलब ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने इसको इससे चिपका दिया तो इस पगले ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस पगले बी ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए।
ये दे रहा था क्या, इसको कोई दिक्कत, इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब लेके बैठा, इसको कोई मतलब नहीं, मतलब वो कह रहा है मेरे को मतलब नहीं है। ये कह रहा है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बहुत है, मतलब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बहुत है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे मैं क्या हो जाऊं, न्यूट्रल। हर एटम न्यूट्रल होना चाहता है, करेक्ट। इस पगलेट ने इसको पकड़ा, जैसे ही हमने चिपका दिया तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब इसने अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसके पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पेयर में बैठे हुए हैं, तभी तो न्यूट्रल है। तो इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये बॉडी जैसी इसके पास भेजी, तो यहां से इसने इसके नेगेटिव चार्ज को खींचा। इसने थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज को खींच पाया, तो थोड़े वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूट्रल हो गए, बाकी पॉजिटिव चार्ज बचे हैं। और यहां से जो नेगेटिव चार्ज खींचे उसकी वजह से इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज अकेले पड़ गए वो ये शो हो रहे हैं। अगर आपको फील आ पा रहा है तो मेरे को जरूर थम्स अप करना, अगर ये चीज़ फील आ पाई हो तो ज़रूर थम्स अप करना। ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज बिखर के इसके पास आ गए, नहीं, वो तो हम बोल देते हैं, लेकिन इसका फील समझो। इसने इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को खींचा, अपने पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल किया, लेकिन पूरे नहीं कर पाया क्योंकि बॉडी इससे छोटी थी, ठीक है। और इस बॉडी के नेगेटिव उसने ले लिए, तो इस बेचारे के जो पॉजिटिव बचे, जो अकेले पड़ गए, वो उभर के अपन को अब दिख रहे हैं। आया फील? अगर फील आया हो तो थम्स अप करना यार, अदरवाइज फिर इतना डीप जाने का मज़ा नहीं आएगा यार, ऊपर से बातें निकलेंगी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ समझ में आई हो जो मैंने बोली है, इसी की वजह से तो आपको आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर अब भी आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया हो तो ये चीज़ जो मैंने बोली है इसके बाद बैक जाके वो एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि पॉजिटिवली चार्ज मैंने क्यों बोला, नेगेटिवली क्यों बोला, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या होगा, अब ये दोनों कंडक्टिंग बॉडी थी, चिपका के रख दिया, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इनको अलग अलग कर दो, ये लो भाई, ये ए है, ये बी है, और ये दोनों बॉडी, अब ए बॉडी मेरी पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है। तो अपना एम क्या था कि एक बॉडी ए है उसको हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है, उस पर हमें चार्ज का ट्रांसफर दिखाना है। तो एक तो मेथड हो गया कंडक्शन बच्चों, ठीक है, ये चीज़ समझ आया सबको कंडक्शन से कैसे हुआ, है ना। चलो, पॉजिटिवली चार्ज हमने बना दी। दूसरा मेथड हमारा आ जाता है बच्चों बाय इंडक्शन। ये मेथड भी बहुत प्यारा है, इंडक्शन। इस मेथड को समझते हैं। देखो, इंडक्शन मेथड में भी हम क्या करेंगे बच्चों, एक बॉडी लेते हैं, चलो ये रही मेरी बॉडी, और इस बॉडी को मैंने बोल दिया ए, ठीक है, ये बॉडी है मेरी ए बॉडी, और ये बॉडी भी कैसी है बच्चों, कंडक्टिंग, ठीक है, इसको ही बोल दिया मैंने कंडक्टिंग। हम क्या चाहते हैं इस बॉडी से, इंडक्शन के थ्रू हम चाहते हैं कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। हम चाहते हैं, हम क्या लिखूंगा यहाँ पे, वी वॉन्ट दैट बॉडी ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। बोलो समझ आया, ठीक है। हमारा एम ये है कि हमको कैसे भी ए बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है। अब देखो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मुझे एक बॉडी की और जरूरत पड़ेगी बच्चों, क्योंकि मेरे को पूरी एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बताना है, लेकिन इस ए बॉडी में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। हर बॉडी एटम से बनी हुई है बच्चों, और एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। मेरे को केवल पॉजिटिवली चार्ज करना है इस बेचारे को, बस। तो अब डायरेक्टली तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है। मैं क्या करूंगा, इसके बगल से एक बॉडी और चिपका देता हूं, ये लो, एक बॉडी मैंने और चिपका दी, इस बॉडी को नाम दिया बी, ठीक है। इस बॉडी को चिपकाने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लाके रख दिया। कैसा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज लाके मैंने इसके पास रख दिया। और इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, सुनो, आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, बच्चों ये 9th और 10th क्लास की बातें हैं, इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल।
और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट। बोलो ये चीज़ें तो पता थी ना, पक्का। चलो यहाँ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज हमने लाके रख दिया और ये बॉडी कंडक्टिंग है, दैट मीन्स दे आर हैविंग फ्री चार्जेस जो मूव कर सकते हैं। और इसकी वजह से इसने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज ने इन दोनों बॉडीज के पॉजिटिव चार्ज को खींचकर यहां ला दिया। समझ में आया मेरी बात समझ आ रही है, पक्का। और नेगेटिव चार्जेस को कहां ला दिया, ये नेगेटिव चार्जेस को याद देखो, नेगेटिव चार्जेस को भी रेड में ही दिखाऊंगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये दोनों कंडक्टिंग थी, इस नेगेटिव स्ट्रॉन्ग चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होके इस कोने में आ गए और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके इस कोने में चले गए। और जैसे ये काम हुआ हमने क्या किया, हमने तुरंत ए बॉडी को अलग कर दिया, हमने तुरंत ए बॉडी को अलग कर दिया। देखो इसको यहाँ बनाते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अरे यहाँ तो फ्रिक्शन आ जाएगा ना, चलो इधर ही कर देते हैं। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडी को अलग कर दिया। देखो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, ठीक, यहाँ पर बनाता हूँ। मैंने इन दोनों बॉडी को अलग कर दिया। अब इन दोनों बॉडियों को मैंने अलग कर दिया। ये मेरी ए बॉडी है और ये मेरी बी बॉडी थी जो मैंने ब्लू से बनाई थी। इन दोनों को अब मैंने अलग कर दिया। और जैसे ही अलग किया, अरे अलग करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ज हटा दिया, चार्ज हटा दोगे कुछ नहीं बचेगा। ये चार्ज नेगेटिव चार्ज अभी भी रखा है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो अभी भी इस पे रह गया पूरा का पूरा ऐसे, और नेगेटिव चार्ज बी बॉडी पे रह गया। बोलो समझ आया। तो क्या ए बॉडी मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दी, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कर दी भाई बच्चों, मेरे को तो दिख रहा है मैंने तो कर दिया। समझ आया। तो इंडक्शन के थ्रू कैसे, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों जब भी पॉसिबल है जब कंडक्टिंग बॉडी हो, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स हेयर, वी आर ओनली गिविंग देम अ ड्राइविंग फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स। आपने इस चार्ज को पकड़ के मेहनत करके यहाँ नहीं लाया, आपने एक चार्ज ला के रख दिया, इस ससुर ने इसको खींच लिया। आई फीलिंग, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर। आपको बस एक चार्ज ला के रखना पड़ा, एक ड्राइविंग फोर्स देनी पड़ी कि भाई आजा भाग के, तू चल सकता है। एक होता है अपाहिज, देखो बुरा मत मानना, एक होता है लंगड़ा और एक होता है खुद दौड़ सकता है। ये चार्ज दौड़ सकते हैं खुद, यार खुद दौड़ सकते हो तो मैं तुम्हें उठा के क्यों लाऊंगा। एक बात बताओ, अगर मैं चलने वाला हूँ, बच्चा भी हूँ, मान लो 6-7 साल का, मैं चल सकता हूँ, तो तभी पापा से उठा के ले चलो, अब टपाक से एक देंगे कान के नीचे मेरे। समझ आई मेरी बात, कहेंगे चल। लेकिन अगर मैं 2 साल का बच्चा हूँ, चल ही नहीं पा रहा हूँ, तो पापा मेरे को उठा के ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। तो जब तुम चल सकते हो तो मेरे को तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, इशारा देना, इशारा दिया भाग के आ गए। और अगर ये चल नहीं पाते तो इशारा देता रह जाता, कुछ नहीं होता। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि कंडक्टर की जरूरत है, इंसुलेटर होता है, ये इशारा देता नहीं आता, बोलता भाई हम बंधे पड़े, हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हम नहीं आ पाएंगे। समझे बात को। तो इसलिए इंडक्शन और कंडक्शन जब भी पॉसिबल है जब कंडक्टिंग बॉडीज हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आती है बच्चों, वो आती है मेरी, एक और तरीके से हम चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है मेरा, बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बाय फ्रिक्शन फोर्स नहीं, बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। नॉर्मल सा टॉपिक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है अपना, कोई टेंशन मत लो। ये लो 2 बॉडीज है मेरे पास, ठीक है। मान लो ये 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी और ये रही दूसरी बॉडी, ठीक है, ए और बी। धड़ 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 लगो रगड़ दो रगड़ दो रगड़ दो, दोनों बॉडियों को रगड़ दो दम से। रगड़ने से आप क्या करोगे, उसके अंदर आप हीट एनर्जी कन्वर्ट करोगे। जो आप एक्सटर्नल वर्क अब कर रहे हो, जो आप अब एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, इसको आपने जो वर्क किया इसमें मैकेनिकल वर्क, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी वजह से ये हीट हो जाएंगे। हीट होने की वजह से मान लो ए या बी को मान लो, चलो बी के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वीक होंगे या नॉर्मल होंगे, मान लो कोई भी हो, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिटैच्ड हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे और अपने पेरेंट सेल से टूट के बगल वाले सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सर रबिंग,
और यहाँ पर रबिंग करने से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे और इस पर आ जाएंगे। जैसे ही इस पर आ जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या है बच्चों, कोई बताना चाहेगा? मैं बता देता हूं। यहां पर रब करने की वजह से, रबिंग की वजह से थर्मल एनर्जी डेवलप्स, है ना। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी डेवलप्स। उसकी वजह से क्या हुआ, यहां लिख देता हूं मैं, बिकॉज ऑफ दिस द outermost shell's electron will detached, detached का मतलब तो समझ गए, छोड़ देंगे अपनी उस सेल को, will detached from parent cell या for parent body to another body। बोलो ये चीज समझ आई? ठीक है, इस चैप्टर को पूरा समराइज कर दूं 2 मिनट के अंदर बच्चों 2 मिनट लगेगा। चैप्टर तो अभी हुआ ही नहीं है, आज तो हमने चार्ज ही चार्ज पढ़ा है और जरूरी है भाई। जब पूरा टर्म 1 ही हमारा चार्ज के ऊपर चलने वाला है तो चार्ज को 1 क्लास देना तो बनता है यार, बनता है, बिल्कुल बनता है, मैंने सही किया है। आओ समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि दाता विदाता भाई चार्ज ही है, जिसकी वजह से पूरी कहानी पढ़नी है। तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हमने चार्ज को देखा। चार्ज को देख के हमें क्या पता लगा, पीपीटी आओ, पूरी पुरानी पीपीटी, चलो अपन ही ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, चार्ज को देख के हमें क्या पता लगा कि चार्ज होता क्या, उसके लिए मैंने आपको एटम समझाया। एटम समझ के आपको क्या पता लगा कि एटम एक न्यूट्रल, एटम क्या होता है, न्यूट्रल। उसके अंदर होता क्या है, चार्जेस होते हैं, है ना। मैटर होता है किससे बना होता है, एटम से। एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होते हैं। तो चार्ज हमने देखा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, करेक्ट। उसको देखने के बाद हमने क्या देखा कि चार्जेस के बाद जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। उससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता, है ना। तो किसी भी बॉडी पे जब वो चार्ज आ सकता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल से ही आएगा, है ना। एक सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर मेरे ऊपर भी कोई चार्ज आना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आएगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, Q = ±Ne। ये पढ़ने के बाद हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर आए। उससे हमें क्या पता लगा, किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्जेस जितना है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए। अगर एक सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज 10 है या 20 है या 50 है तो बाद में भी 50 ही रहेगा, 20 ही रहेगा या 10 रहेगा, जो भी आपने माना है। ठीक है, ये हो गया मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन उसके बाद कहाँ आए थे बच्चों हम लोग, हमने देखा था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, करेक्ट। मास से एसोसिएटेड है ना, मास है तो चार्ज है, चार्ज है तो मास है, करेक्ट। उसके बाद हमने और एक चीज़ और देखी थी कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज़ पॉसिबल। चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ड्राइविंग फोर्स, है ना, या किसी भी तरीके से बस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद हम कहाँ आए थे, चार्जिंग के केस में आए थे। चार्जिंग में हमने क्या देखा, चार्जिंग का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज को दूसरी जगह हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को जैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके भी हमने 3 तरीके देखे, एक था कौन सा, कंडक्शन, एक इंडक्शन, और अभी क्या देख लिया हमने, फ्रिक्शन देख लिया, ठीक है। कंडक्शन में हमने क्या, और ये भी देखा, दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो रिपेल, नेगेटिव तो रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट, ठीक है। इंडक्शन में हमने क्या देखा, इंडक्शन में हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज ला के रख दो, एक बॉडी ए है जो कंडक्टिंग बॉडी है, बी बॉडी भी कंडक्टिंग होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज ला के रख दिया तो दोनों के पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गए क्योंकि अट्रैक्ट कर लिया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पूरा बी पर आ गया क्योंकि रिपेल कर दिया, करेक्ट। फिर इस दोनों को हमने अलग कर दिया, दिस इज वी वर वांटिंग कि हमें एक बॉडी पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज मिल जाए, ठीक है। फ्रिक्शन के थ्रू हमने कैसे देखा, फ्रिक्शन के थ्रू हमने क्या किया, रगड़ दो, उसको रगड़ दोगे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका वर्क डन जैसे ही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वीक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉर्मल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डिटैच्ड हो जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से अपने पेरेंट सेल से, और वहाँ से टूट के दूसरी बॉडी में आ जाएंगे। जैसे ही टूटेंगे
तो यहाँ पर आ जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दोनों बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। इससे पहले हमने कंडक्शन देखा, और कंडक्शन में हमने क्या देखा यार, दो कंडक्टिंग बॉडी अगर एक किसी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है कुछ भी, उसको साथ कर दोगे तो चार्ज पूरा फैल जाएगा। ठीक है, उसका तरीका मैंने आपको आइसक्रीम से बताया। ठीक है, आइसक्रीम वाला तरीका अगर आपको समझ आया हो बहुत अच्छे से, क्योंकि यार वो फील है यार, ये चीज़ फील है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, लेकिन आया कैसे, इसने इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को खींच लिया, तो ये बच्चे इसी के पॉजिटिव चार्ज उभर के आ गए ऊपर कि भाई हम अकेले पड़ गए हैं, अब हमें कोई आओ, हमें न्यूट्रल करो। अभी तो न्यूट्रल थे, इसने आया, इसने इसके नेगेटिव चार्ज खींच लिए, इसके पॉजिटिव चार्ज ऊपर आके रोने लगे, और इसके जितने सारे पॉजिटिव चार्ज रो रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, जितने हो सके खींचा, और जितने रो रहे थे उनमें से कुछ को शांत कर दिया। आया समझ? फील आया हो तो जरूर से जरूर थम्स अप करना बच्चों, जरूर से जरूर थम्स अप करना। चलो, तो इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद आज का लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। अब बिना किसी टेंशन के तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। आपको 1 या 2 दिन बाद भी अगर क्लास मिलती है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सिलेबस आपका स्कूल से पहले कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, उस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और इस सेशन को एंजॉय किया हो तो बिल्कुल थम्सअप कर देना। इवन अगर आप थम्सअप करोगे तो मैं मान जाऊँगा कि आपको ये चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आई जो मैंने आपको AB वाला बताया। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। बाय बाय।